भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट एग्जाम की हम तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपकी सीडीपी चल रही है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। हम ईवीएस को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएस का भी सिलेबस डिसाइड है और ईवीएस का जो सिलेबस है मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा, आप देख लेना। और राजस्थान में जो रीट परीक्षा होनी है, एग्जाम से पहले पहले हम रीट में ईवीएस को भी कवर कर लेंगे। आज हम इसका पहला ही चैप्टर परिवार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और रीट में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। रीट में एक ऐसा एग्जाम है जहां पर टॉपिक की समझ आपको बेहतर ढंग से होनी चाहिए। अगर प्रॉपर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं टॉपिक को, तो आप क्वेश्चंस को मिस कर सकते हैं रीट एग्जाम में। चलिए अब देखिए, बड़ी ही आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। और जो भी साथी नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बराबर में जो बेल आइकन बन के आता है उसको ऑल पर सेट कर लें। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। ये ईवीएस का सिलेबस है, 1 to 5 के लिए ईवीएस का सिलेबस है। आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं, इसका पहला ही चैप्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला चैप्टर है परिवार। इसमें हम एकल परिवार, संयुक्त परिवार जानेंगे, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका पहला ही चैप्टर है परिवार। अब जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो वो जो टॉपिक का नाम है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये टॉपिक का नाम कहां से निकल के आया। जैसे हम परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे पहले कि जो परिवार है, ये शब्द परिवार कहां से निकला, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये इंग्लिश के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है ना। फैमिली से निकला है। इंग्लिश में परिवार को फैमिली कहते हैं। और ये जो फैमिली है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में फैमुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। आप समझ जाइए, जो फैमिली शब्द है उसकी उत्पत्ति फैमुलस शब्द से हुई है। और फैमुलस का मतलब क्या होता है? फैमुलस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा समूह जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल हैं, है ना। कोई भी समूह जिसमें माता पिता बच्चे शामिल हैं, किसका मतलब है ये? फैमुलस का। फैमुलस से बना है फैमिली, फैमिली से बना है हमारा परिवार, है ना। तो ये तो पहले इसकी अवधारणा हो गई कि इस टॉपिक की ये अवधारणा है। अब एक एक करके हम परिवारों के बारे में जान लेते हैं। चलिए, फैमुलस मैंने आपको बता दिया, लैटिन भाषा का शब्द है फैमुलस। और परिवार हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। पहला है आपका एकल परिवार और दूसरे टाइप का परिवार है संयुक्त परिवार। अभी मैं बोलूं कि ज्यादातर पूरे विश्व में किस तरह के परिवार पाए जाते हैं, तो एकल परिवार पाए जाते हैं। ये चीज पहले आप याद रखेंगे। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। किसी भी बच्चे का सामाजिक भाषिक विकास सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार में होता है ना। और बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें, अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे बोला जाए कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना किस परिवार में बच्चे में आती है, तो आप बोलोगे संयुक्त परिवार, है ना। सामाजिक विकास कहां पर होगा बच्चे का ज्यादा? संयुक्त परिवार। अगर बोला जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन से परिवार हैं, तो एकल परिवार, है ना। अब एकल परिवार में क्या होता है? जहां पर केवल माता पिता और बच्चे होते हैं, है ना। माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, उस परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। जहां पर माता पिता बच्चों के अलावा उनकी दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन वगैरह सारी चीजें होती हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार काफी ज्यादा गांव में आपको देखने को मिलेगा। काफी बड़ा परिवार होता है, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और जहां पर कोई एक फैमिली रह रही होगी, ज्यादातर आपको शहरी इलाकों में ये एकल परिवार मिलेंगे, ठीक है, जहां पर उनके माता पिता और उनके बच्चे रह रहे होंगे, ठीक है। तो आपको यहां से एकल परिवार और संयुक्त परिवार की अवधारणा समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब परिवार की अवधारणा यह है कि परिवार सामाजिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे सामाजिक बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उसमें परिवार सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है। ये सर्वव्यापी होता है, प्राथमिक सामाजिक संस्था इसको कहते हैं, है ना। तो ये परिवार के कुछ और अन्य नाम है। आपसे बोला जाए कि प्राथमिक सामाजिक संस्था कौन है, तो ऑप्शन में आपका एक परिवार भी दिया रहेगा। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आपको बोला जाए कि भारत में परिवार, जो भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है, भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिवार समाज में समाज की बुनियादी इकाई है भारत में, है ना।
परिवार रक्त संबंधों का होना बड़ा ही आवश्यक है। जहां पर रक्त संबंध नहीं हो आप वहां पर कोई परिवार नहीं होता है ना। तो ये परिवार की एक और विशेषता है। प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है ना। तो जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को किसने कहा है? प्लेटो ने, है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने भी परिवार के बारे में एक डेफिनेशन दी है कि बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। तो ये एक स्टेटमेंट है गांधी जी का, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। इलियट और मेरिल महोदय का भी एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है। विविध कार्य यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए परिवार को विविध कार्यों वाली संस्था किसने बोला है? इलियट और मेरिल महोदय ने। तो ये परिवार की पूरी अवधारणा है ना। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि समाज की बुनियादी इकाई कौन है? परिवार है। रक्त संबंधों का होना इसमें आवश्यक है। सामाजिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है परिवार। ये सर्वव्यापी संस्था है, ये प्राथमिक संस्था है, ये सामाजिक संस्था है ना। क्या है? परिवार की विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका महत्व क्या है? अब एक एक करके हम इसका महत्व जान लेते हैं। इसका पहला महत्व यह है कि मानव जीवन का प्रारंभ परिवार से ही करता है। तो ये सारी बातें आपको पता है। जीवन का प्रारंभ हमारे कहां से होता है? सबसे पहले परिवार से ही होता है। उसकी प्रारंभिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है। तो बच्चा छोटा होता है और उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी सारी आवश्यकताएं जो कहां पर पूरी होती हैं? वो उसके परिवार में ही पूरी होती हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। परिवार में ही बालक की व्यक्तित्व और चरित्र की नींव भी पड़ती है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, पॉपुलर चीजें हैं, आपको पता ही होंगी, सामान्य ज्ञान है एक तरह से। परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके सीखता है, मान्यताओं को सीखता है, आदर्शों को सीखता है, परंपराओं को सीखता है, सामाजिक मूल्यों को, और उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास कहां पर होता है? परिवार में होता है। तो ये सारी चीजें बालक कहां पर सीखता है? परिवार में। परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब शिक्षा दो तरह से ग्रहण करता है बच्चा, एक औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। जो पहली औपचारिक है उसमें समय, स्थान, सारी चीजें निश्चित होती हैं। जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है तो वो औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि वहां पर स्थान निश्चित है, उसका समय निश्चित है, उसको पढ़ाने वाला टीचर निश्चित है। लेकिन जहां पर समय स्थान निश्चित नहीं होता उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे परिवार में बच्चा जो भी सीख रहा है उसका समय निश्चित तो नहीं है कि वो इतने ही समय में सीखेगा, है ना। तो ये है अनौपचारिक शिक्षा, है ना। बच्चे को परिवार में अनौपचारिक शिक्षा मिलती है ना। आगे है परिवार को समाज का लघु रूप कहते हैं एवं बालक की पहली पाठशाला भी क्या है? परिवार ही है, जहां मां उसकी पहली शिक्षक होती है। तो ये सारी बातें आपको पता ही होगा। परिवार उसकी पहली पाठशाला होती है और मां उसकी पहली टीचर। यहां पर अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया है कि माता पिताओं का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसमें 21 का जोड़कर सबसे पहले तो बच्चों का अधिकार बना दिया गया शिक्षा को। तो शिक्षा बच्चों का मूलभूत मौलिक अधिकार है, लेकिन माँ बाप का भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है अनुच्छेद 51 क के अनुसार, कि माता पिता का भी कर्तव्य है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, है ना। तो ये इस तरह से पूरा परिवार का महत्व है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक जो परिवार होता है उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी, अब प्राचीन की बात करें तो स्थितियों की जो स्थिति थी वो प्रतिष्ठापूर्ण थी, काफी अच्छी थी, है ना। जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो वहां पर जो परिवार थे कैसे थे? मातृ सत्तात्मक परिवार थे। फिर धीरे धीरे टाइम गया, वैदिक संस्कृति आई, वैदिक संस्कृति में पितृ सत्तात्मक परिवार हुए। तो सबसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, हिस्ट्री इतिहास की स्टार्टिंग होती है सिंधु घाटी सभ्यता थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक परिवार थे, है ना। यही यहां पर बोला गया है कि प्राचीन हिंदू परिवारों में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो प्रतिष्ठापूर्ण थी। ठीक है। अब एक यहां पर छोटा सा टर्म है कि पारिवारिक विघटन किसको कहते हैं? भाई, परिवार का विघटन हो जाना पारिवारिक विघटन है। कब होता है ये? कि परिवार के सदस्यों में मत ऐक्य यानी कि उनके मत एक और निष्ठा का समाप्त हो जाना। जब परिवार के सदस्यों के जो मत हैं वो एक नहीं होते और निष्ठा समाप्त हो जाती है
तो पारिवारिक विघटन की स्थिति आ जाती है, अथवा पूर्व संबंधों का टूट जाना, जो पुराने संबंध हैं उनका टूट जाना भी क्या है, पारिवारिक विघटन है। पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना या अलगाव का विकास हो जाना, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाना भी क्या है, पारिवारिक विघटन है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए पारिवारिक विघटन एक्चुअली में है क्या। एक शारदा अधिनियम है, ये अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। अभी मैं आपको बाल विवाह वाला चैप्टर आगे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। आप लोग इतना याद रखेंगे कि जो बाल विवाह है वो किससे संबंधित है, वो आपके शारदा अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, आगे है कन्या भ्रूण परीक्षण और गर्भपात परीक्षण, ये कब प्रतिबंधित किया गया, 1994 में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दहेज निषेध अधिनियम, ये दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया, 1961 में, 1961 में। इसके अनुसार दहेज लेने देने या फिर इनमें सहयोग करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है, 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है ना। तो आप लोग केवल इतना याद रखेंगे कि दहेज निषेध अधिनियम कब आया गया था, 1961, 1961। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं परिवार से आपके। और अब थोड़ा सा बाल विवाह पर चर्चा कर लेते हैं। बाल विवाह भी एक बड़ी समस्या है ना। और बाल विवाह में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है ना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने रखा है, आप इसका जवाब ढूंढेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाल विवाह में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, क्योंकि दूसरे स्थान पर तो हमारा भारत है। ठीक है, अब आंकड़ों के अनुसार यह बोला जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह की घटनाएं होती हैं, 68%। पूरे इंडिया में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका 68% सारी घटनाएं कहां पर होती हैं, बिहार में। सबसे कम अगर बोला जाए तो 9% जो घटनाएं हैं बाल विवाह की कहां पर होती हैं, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर होती हैं, हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बाल विवाह के केवल दुष्परिणाम ही होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा घातक है शिशु व माता मृत्यु दर, है ना। तो ये एक बड़ा घातक परिणाम है बाल विवाह का, है ना। मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है शिशु की और माता की, दोनों की। ठीक है, अगर मृत्यु दर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलिए, अब यहां पर आपको बाल विवाह समझ में आ गया। पहले स्थान पर कौन है, बिहार। दूसरे स्थान पर, सॉरी, लास्ट में कौन है, हिमाचल प्रदेश। भारत का इसमें दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, आप सर्च करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, बाल विवाह से संबंधित कोई और चीजें मैं आपको बता देता हूं। चलिए, यहां पर इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास में आपने सुना होगा बाल विवाह के लिए राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है और केशव चंद्र सेन को। ठीक है, बाल विवाह की समाप्ति इन्होंने करी थी, ऐसा बोला जाता है इतिहास में। इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार से एक एक्ट पारित कराया था, स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें क्या था कि 18 वर्ष का कोई भी लड़का है वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब शादी करेगा, और लड़कियों की जो उम्र है वो 14 वर्ष रखी गई थी इसमें। ठीक है, किसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट में। और बाल विवाह से संबंधित किसको जाना जाता है, राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन को। फिर चाइल्ड मैरिज जो रिस्ट्रेन बिल है वो लाया गया था, जिसमें फिर 21 वर्ष और 18 वर्ष आयु सीमा की गई है। इसके बारे में आपको पता ही होगा, है ना। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लाया गया। इसमें यह होता है कि बच्चे का विवाह अगर आपने छोटा है 18 वर्ष से पहले कर दिया, और 18 वर्ष का जब बच्चा हुआ, वयस्क होने पर वो 2 साल के अंदर अंदर उस विवाह को अवैध घोषित कर सकता है ना। ये किसके अंतर्गत है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत है ना। तो ये है आपका बाल विवाह। बाल विवाह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब इसके कारण मैं आपको बता देता हूं। इन सब चीजों पर भी फोकस करना होता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसका क्या समाधान है। अब देखिए, इसके कारण जो हैं, और हम इसके कारण, जैसे हमें पता लग गया इसके कारण क्या हैं, और इन्हीं चीजों को हम सुधार के बाल विवाह को रोक सकते हैं। अब कारण क्या क्या होते हैं कि बच्चे, जो भी माता पिता होते हैं, वो समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर बोझ है ना, बोझ समझते हैं अपने आप को, इसलिए वो क्या है, जल्दी शादी कर देते हैं। शिक्षा का अभाव है, ज्यादा शिक्षा की कमी है, साक्षरता दर कम है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए भी क्या है, वो बाल विवाह में विश्वास रखते हैं। रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादी हैं कि जो चीजें पुराने जमाने से चली आ रही हैं उनको ही फॉलो करना बार बार, तो रूढ़िवादिता भी यहां पर देखने को मिलती है। यही एक इसका कारण है।
अंधविश्वासी होते हैं लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो ये भी इसका कारण है। और उनकी आर्थिक स्थिति भी कभी कभार इस सिचुएशन को क्रिएट कर देती है कि बाल विवाह वो कर देते हैं, अपने बच्चों का शादी कर देते हैं, ठीक है। तो ये है बाल विवाह के होने के कारण, है ना। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बाल विवाह से कैसे बचा जा सकता है, तो जहां पर शिक्षा का अभाव है, जहां पर साक्षरता दर बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई वो बढ़ाएं, है ना, शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, रूढ़िवादिता को खत्म करें, अंधविश्वास को खत्म करें, है ना। इन्हीं सब में संशोधन करके आप इनको रोक सकते हैं, बाल विवाह को। तो ये हमने पढ़ा बाल विवाह होने के कुछ कारण, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है पहला परिवार वाला, उसमें परिवार वाले चैप्टर में केवल इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा बहुत कम चीजें पूछी जाती हैं, है ना। जो मैं पढ़ाते जाऊंगा उसको केवल अच्छे से पढ़ लेना, आपके रीट एग्जाम में ईवीएस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर दोगे आप, ठीक है। उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था आपका रीट एग्जामिनेशन ईवीएस का चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहां से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।